जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल आरकेडी मोटिवेशनल संजीव को। और मैं हूं संजीव कुमार। देखिए, आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी में आपका टोटल 24 चैप्टर है गोधुली भाग 2 में। और जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और दूसरा चैप्टर का नाम है विष के दांत। और हम आज विष के दांत को ही स्टार्ट करेंगे, यही चैप्टर को। कारण ये है क्योंकि पहला चैप्टर जो है वो एक निबंध है। और निबंध जो है, और उससे पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं, जिससे और आपको इंटरेस्ट पैदा हो इसमें और सुनने में आपको अच्छा लगे। और इसके बाद हम पहला लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हमारे बिहार में पटना के बदरघाट में हुआ। पटना के बदरघाट में। और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। जन्म नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। और इसका मृत्यु 12 सितंबर। और इसमें से उल्टा कर दीजिए, 6 को उधर 1 को इधर, तो हो जाएगा इनका मृत्यु, यानी 1961। जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1961 ईस्वी में। और नलिन बिलोचन शर्मा जी जन्मना से भोजपुरी थे। और इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। इनके पिता पंडित रामावतार शर्मा। और ये सबसे बड़े थे भाई बहन में। और इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की माँ का क्या नाम था। ऑप्शन में ऐसा दिया जाता है, रत्नावती देवी, रत्नावती शर्मा, रत्नावती वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप लोग को टिक करना होगा रत्नावती शर्मा। और इनके पिताजी पंडित रामावतार शर्मा। और ये पट इनकी प्राथमिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और फिर ये पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए किए। और पटना विश्वविद्यालय में ये पढ़े। और उसी विश्वविद्यालय में जाकर के ये बाद में शिक्षक बन गए। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, नलिन बिलोचन शर्मा किस विषय में एमए किया, तो हिंदी और संस्कृत। और नलिन बिलोचन शर्मा जी 1959 ईस्वी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछेगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में। और इनका लिखा हुआ किताब है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, ये सब इनका लिखा हुआ किताब है। और इनका उपन्यास भी है, प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना। और इसका जो है
एक और किताब आप याद रखिएगा, विष के दांत एवं अन्य कहानियां। उसी पुस्तक से ये पाठ लिया गया है, विष के दांत। विष के दांत एवं अन्य कहानियां पुस्तक से ये पाठ लिया गया है, विष के दांत। और ये एक कहानी है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है विष के दांत पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसमें हो जाएगा कहानी। और विष के दांत पाठ जो है ये मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का उजागर करती है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, विष के दांत कहानी क्या उजागर करती है, तो मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों का। चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। विष के दांत, विष के दांत मतलब विषैला दांत। ऐसा नहीं है कि सांप के दांत में जहर रहता है, सिर्फ वही विष का दांत हुआ जो हर समय बुरा बात बोले, हर समय गाली बके, हर समय बुरा ही बोले, तो उसका भी दांत हो गया। हर समय जो विष की तरह ही बात बोले, उसका भी दांत हो गया विष का दांत। और विष के दांत चैप्टर में आप ये जानिएगा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, विष के दांत पाठ कैसी कहानी है, तो आपको इसका टिक करना होगा आंसर, मनोवैज्ञानिक कहानी। तो चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ये जानिए, इसमें एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है सेन साहब। क्या नाम रहता है? सेन साहब। सेन साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जितने बड़े ये बिजनेसमैन हैं उससे ज्यादा ये घमंडी स्वभाव के व्यक्ति हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेन साहब किस स्वभाव के व्यक्ति थे, तो इसका उत्तर होगा घमंडी स्वभाव के। और ये जो है बिजनेसमैन थे, तो इनको कारखाने आने जाने में काफी परेशानी होती थी, इसलिए ये एक मोटर कार खरीद लिए। और मोटर कार का नाम था स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल इंड मोटर कार का क्या नाम था? स्ट्रीमल इंड। और ये काला रंग का था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सेन साहब के मोटर कार का क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा स्ट्रीमल इंड। और वो किस रंग का था? तो काला रंग का। और कितना में खरीदे थे? तो 7,500 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेन साहब अपने मोटर कार को कितने रुपए में खरीदे थे, तो 7,500। देखिए ड्राइवर और शोफर को पूरा सख्त आदेश है कि एक दाग और धब्बा भी नहीं गाड़ी में दिखना चाहिए। और सेन साहब की 5 बेटियां थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 बेटियां थी इनकी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 बेटियां थी सेन साहब की। और पांचों के पांचों बड़े ही सभ्य और सुशील थी। कभी भी किसी ने इसको लड़ते झगड़ते नहीं देखा। एक घर में किसी भी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। और इनको देख करके ऐसा लगता था लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। और जब ऐसे रहेगी बेटियां तो माता पिता को इस बात का गर्व होगा ही। तो इनके माता पिता को इस बात का गर्व था। और ये जो है खेलती भी नहीं थी, और खेलती थी तो सिर्फ शाम के वक्त, क्योंकि इनके पिताजी ने सिखाया था कि खेलना कूदना सेहत के लिए अच्छा होता है। और आज तक कोई भी इनको किलकारी मार के हंसते हुए नहीं देखा था। और इनको देख करके पड़ोसी लोग क्या कहते थे, एक सेन साहब की बेटी है और एक तुम लोग हो, अभी कभी फूल का गमला लाए और तोड़ दिया है तुम सब। और ऐसा था। सेन साहब
बूढ़े होने चले थे, लगभग में 40-45 साल के होने वाले थे, और इनको बेटा नहीं था। हर दिन ये भगवान से मांगते रहते थे, भगवान एक बेटा दे दो, भगवान एक बेटा दे दो। भगवान ने इनकी सुन ली और इनको एक बेटा हुआ बुढ़ापे में जाकर के। जब बुढ़ापे में जाकर के हुआ और 5 बेटियों के बाद जाके हुआ, और सबसे छोटा था तो सबसे प्यारा ये था। और सबसे प्यारा होना मतलब आंखों का तारा होना, ऐसा क्वेश्चन, ये मुहावरा भी है कि सब आंखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका होता है प्यारा होना। तो ये बुढ़ापे का ना उम्मीद तारा था। जब सेन साहब सारा उम्मीद खो चुके थे कि अब बेटा नहीं होगा, तब जाके बेटा हुआ था इनको। सेन साहब इनको बहुत मानते थे क्योंकि छोटा था। और आप लोग को और बता दें कि बेटियों के ऊपर पूरे कड़े कानून लागू थे कि घर से बाहर जाना नहीं है, किसी सामान को तोड़ना फोड़ना नहीं है, खेलना है तो सिर्फ शाम के वक्त, ऐसा पूरा नियम लगा रखे थे सेन साहब। और क्या होता था, सेन साहब ऐसा बोला करते थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। और इसके घर में पड़ोसी में सब बोलते थे कि खोखा तो अब 5 साल का होने वाला है, इसको किंडरगार्टन में भेज दीजिए। किंडरगार्टन का अर्थ होता है प्ले स्कूल जो होता है, प्ले ग्रुप जो होता है, उसी में बोला जाता था कि उसमें भेज दीजिए। तो सेन साहब कहते हैं नहीं, आज के जमाने में तो पढ़ाई लिखाई फिजूल की है, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर कैसा इंजीनियर? तो कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को बुला लेंगे और वो खोखा के साथ, देखिए आपको हम बता दें कि सेन साहब अपने बेटे के नाम रखे थे कासू, और बंगला भाषा में बेटा को खोखा और बेटी को खोखी बोला जाता है। तो कासू को कासू कम, खोखा ज्यादा बोला जाता था। तो खोखा बोलते बोलते नाम ही पड़ गया उसका खोखा। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर होगा कासू। और कासू का दूसरा नाम क्या है? तो खोखा। ये याद रखिए आप लोग। और वो 5 साल का था। तो सेन साहब अपने बेटे को बनाना चाहते थे इंजीनियर। अब उसके बाद क्या होता है, सेन साहब के घर में एक पार्टी हो रही थी और पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसमें एक पत्रकार मित्र, पत्रकार महोदय यानी मीडिया वाले या अखबार नवीस जो कहिए, उसमें वो भी आए हुए थे। उसके साथ एक छोटा बच्चा आया हुआ था। देखिए कासू जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका बदमाशी भी उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा था। कासू कभी इधर सामान तोड़ फोड़ कर रहा था, कभी मशीन उधर खोल दे रहा था। और ये जो बच्चा था, पत्रकार महोदय का एक बेटा साथ में जो आया हुआ था, वो चुपचाप अपने पापा के साथ खड़ा था। सभी रिश्तेदार आए हुए थे जो पार्टी में, वो देख करके बोल रहे थे देखो देखो कितना अच्छा बच्चा है वो। और जो कासू को भी देख के बोल रहा था देखो कितना बदमाश है वो, कैसे वो बदमाशी कर रहा है। और रिश्तेदारों से रहा नहीं गया, तो जा करके वो पूछ लिए उससे, पत्रकार महोदय से, पत्रकार महोदय आप अपने बेटे को क्या बनाइएगा? तो पत्रकार महोदय कुछ बोलते, अब इतने में वो बोल टपक पड़े सेन साहब, और वो बोलने लगे मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इंजीनियर के अभी से उसमें लक्षण नजर आते हैं। देखिए जबकि पूछा गया है किससे? पत्रकार महोदय से, लेकिन बोल कोई और रहा है। पूरा खूब बड़ाई कर देता है सेन साहब कासू के बारे में। और बड़ाई करते करते जब चुप हो जाता है तो एक बार फिर रिश्तेदार पूछता है पत्रकार महोदय आपने बताया नहीं आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? तब बोलते हैं पत्रकार महोदय मैं अपने बेटे को कुछ बनाऊं या ना बनाऊं, जेंटिलमैन तो जरूर बनाऊंगा। बाद में उसे पूरी छूट होगी, वो जो चाहे बन सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पत्रकार महोदय अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो जेंटिलमैन, मतलब नेक आदमी। जरा आप ये सोच सकते हैं
जो बच्चा शरीफ है, क्या उसको शरीफ बनने की आवश्यकता है? शरीफ को और मार पीट के क्या शरीफ बनाएंगे? जो बदमाश है उसको बनाएंगे। तो ये निश्चित रूप से ये बात जो है सेन साहब के ऊपर जा रही थी, और ये बात सुने सेन साहब, मतलब कहने का अर्थ था पत्रकार महोदय का कि अपने बेटे को पहले शरीफ तो बनाओ, बाद में जो बनाना होगा बना देना। तो ये बात सेन साहब को तमाशे की तरह लगा। उसमें पार्टी में थे सेन साहब, तो कुछ नहीं बोल सके। उसके बाद सिर्फ ऐंठ के रह गए सेन साहब, कुछ नहीं कर पाए। अब क्या होता है, सब अपना खाना पीना खाने में व्यस्त हो जाता है, इधर उधर घूमने में व्यस्त हो जाता है। और बाहर से क्या होता है, जरा देर में गाली गलौज की आवाज़ आने लगती है। सब दौड़ पड़ता है कि क्या हुआ, देखते हैं जाकर के बाहर में। तो बाहर में जा करके देखता है कि सेन साहब का ड्राइवर और एक औरत दोनों झगड़ रहा है। औरत उसको गाली गलौज कर रहा है और एक बच्चा पत्थर लिए पूरा ललक रहा है बार बार उसकी ओर। सेन साहब गए वहाँ पे, और सेन साहब जा करके वहाँ चुपचाप एकदम, और सेन साहब के सटे हुए फोटो को देख करके, यानी गुस्से में थे सेन साहब, वो औरत देखी सेन साहब को तो चुप हो गई, क्योंकि वो औरत जो थी वो गरीब थी। और हमारे समाज में ऐसा होता है, गरीब लोग जो है अमीर लोगों के सामने चुप होना पड़ता है उसको। तब वो भी चुप हो गई बेचारी। अब उसके बाद उसका ड्राइवर, सेन साहब का ड्राइवर बोलना शुरू करता है, सर ये बच्चे का नाम मदन है। बच्चे का नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? मदन। ये मदन जो है ये गाड़ी को दिया छू और गाड़ी हो गया गंदा, ऐसा बोला। और बोलता है क्या कि हम उसको हटाएं, तो ये अपनी मम्मी को बुला के ले आया और इसकी मम्मी गाली गलौज कर रही है। दरअसल बात यह है कि वो हटाया नहीं था, वो धक्का दे दिया था और उसका बायां घुटना फूट गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग से, मदन के किस घुटने से खून निकल रहा था, तो बाएं घुटने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार बोर्ड में। जब हम आपको कुछ चैप्टर पढ़ा लेंगे, 5-6 चैप्टर पढ़ा लेंगे, तो आपको हम बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी दिखाएंगे। देखिए इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको उस समय देख करके और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, हमसे सवाल बन जा रहा, हम चैप्टर पढ़े हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, उसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए, तो सेन साहब अब बोलना शुरू करता है उस औरत को, मदन की माँ ले जाओ इस बच्चे को और अगली बार से ये गलती ना करे। वो बेचारी चुपचाप रहती है और वो उसका घुटना पोंछती हुई चली जाती है। देखिए एक कारण और था उस औरत का चुप रहने का, क्योंकि उस औरत का पति जो था उसका नाम था गिरधर लाल, यानी मदन के पिताजी। मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। और ये सेन साहब का फैक्ट्री में किरानी थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा सेन साहब का किरानी कौन था, तो गिरधर लाल। और मदन का पिता कौन था? गिरधर लाल। या ये क्वेश्चन पूछा जाए गिरधर लाल का बेटा कौन था, तो मदन। देखिए उस औरत का पति यानी गिरधर लाल और मदन के पिता गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे, इसलिए वो चुपचाप रह गए ताकि मालिक उनके पति को डांटे ना, और वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर सभी लोग अंदर आ गए, सब अपना काम में व्यस्त हो गए। जरा देर में चनाक सा आवाज आता है शीशा फूटने का। सब बाहर की ओर दौड़ जाता है कि पत्थर लेकर के मदन लग रहा था गाड़ी की ओर, कहीं फोड़ तो नहीं दिया। तो जा करके देखता है कासू यानी सेन साहब का बेटा पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर देता मोटर कार का। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा कासू से। चकनाचूर कर देता है, सब चुपचाप रहता है। आज तो क्या होगा कासू को? मदन सिर्फ गाड़ी को छुआ तो इतना डांट पड़ गया और वो तो चकनाचूर कर दिया। लेकिन इसका हो जाता है उल्टा।
सेन साहब जाते हैं और उसको गोद में उठा कर कहते हैं कि बच्चा बड़ा ही शरारती हो गया है, देख रहे हैं कि देखना चाह रहा है कि इस बत्ती में आखिर क्या है जो इतना लाइट करता है। देख रहे हैं ना आप लोग, इंजीनियर के लक्षण नजर आ रहा है ना इसमें। सभी लोग कहते हैं हाँ, क्या बोलेंगे उसके सामने। सभी लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं और खूब बड़ाई करने लगते हैं सेन साहब। उसके बाद फिर क्या होता है कि सभी लोग अंदर आ जाते हैं। फिर अब कुछ देर रुकते हैं और फिर जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं अपने अपने घर। सब जैसे ही बाहर जाते हैं तो सबका नज़र अपना टायर के ऊपर पड़ता है, मोटर कार का। तो देखते हैं सभी लोग कि सबका एक तरफी से पंक्चर हुआ है। तो ड्राइवर से पूछता है ऐसा कैसे हो गया सबका टायर। तो पूछता है, तो उसका ड्राइवर बोलता है कि कासू इधर से उधर चक्कर काट रहा था, शायद उसी का काम होगा। फिर यहाँ पे सेन साहब उसका बड़ाई करने लगते हैं, तो क्या बताएं, मशीन के पीछे हाथ धो के वो पड़ गया है। अधिगम इंजीनियर के लक्षण अभी से नजर आ रहा उसमें कि शायद देखना और चाह रहा होगा हवा इसके अंदर कैसे चला जाता है। देखिए कितना ये बच्चे को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद क्या होता है, पार्टी खत्म हुई और सबके टायर में हवा भर दिया गया और सभी लोग चले गए। अगला दिन हुआ, सेन साहब जब अपने कारखाने गए तो गिरधर लाल को बुलाए डांट कर, गिरधर यहाँ। गिरधर गए, फिर वहां पे गिरधर लाल को बोला जाता है, गिरधर तुम अपना बेटा को समझा लो, वरना ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। या किसके बारे में बोला जा रहा है, मदन के बारे में बोला जा रहा है। और किसको बोला जा रहा है, तो गिरधर लाल को बोला जा रहा है। और बोल कौन रहे हैं, तो सेन साहब बोल रहे हैं कि अपने बेटे को समझा लो, वरना ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब ऐसा बोल रहे थे और गिरधर लाल चुपचाप जी सर हाँ सर बस यही कर रहे थे। ऐसा लग रहा था ना कि खून के जुर्म में जज के सामने कोई अपराधी खड़ा हो। फिर उसके बाद शाम हुई, उसके बाद गिरधर लाल घर जाते हैं। और गिरधर लाल घर जाते उसका तो मूड ऐसे ही ऑफ हुआ रहता है, जाकर खूब मदन को तुम पीट देता है। और सेन साहब का घर और गिरधर लाल का घर, गिरधर लाल को क्वार्टर दे रखा था अपनी कंपनी की तरफ से, तो दोनों नजदीक में रहता है। मदन के रोने की आवाज गिरधर लाल के वहाँ सेन साहब के पास पहुंच रहा था। और सेन साहब और उसकी पत्नी दोनों बैठे हुए थे छत पे, उसकी बातों को सुन रहे थे, रोने की आवाज आ रहा था वहाँ। और सेन साहब और उसकी पत्नी देखिए क्या क्या बोलते हैं। सेन साहब बोलते हैं कि गिरधर लाल खुद समझदार आदमी है, उसकी पत्नी ने उसको बिगाड़ रखा है। और मेरी तो तबीयत हुई थी, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मार के उसका खाल उधेड़ ले। और कहता यही उसकी दवा है, कहता स्पेयर द रोड एंड अस्वाइल द चाइल्ड, मतलब जब तक हाथ में रोड रखोगे उसी तरह बच्चा भी सीधा रहेगा। ये बोल रहे थे सेन साहब। साथ ही साथ जो है उसकी पत्नी भी लगले हाथ तो एक दो बात वो भी बोलती। वो बोली कैसा कौआ जैसा चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है, ऐसा बोल रही थी। और इसी तरीके से बातचीत चल रहा था और ये दोनों सो गए। उधर मदन रो रहा था बेचारा रात को। उसके बाद क्या होता है देखिए, अगला दिन होता क्या है, गिरधर लाल का जो बेटा रहता है मदन, वो गली में कुछ आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। और खोखा जो था वो भी उस गली में पहुंच गया, खेलते खेलते पहुंच गया। और आप जरा एक बात का गौर करिएगा इसमें, तो देखिएगा सेन साहब इसमें भेदभाव कर रहे हैं बेटे और बेटियों में। पहली बात तो बेटे को पूरा खेलने कूदने घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी,
बेटा कहीं भी जा सकता था। और दूसरी तरफ बेटियों के ऊपर क्या था, कड़े कानून लागू था और बेटे को इंजीनियर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बेटियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, जहां लट्टू नचा रहा था मदन, वहीं पहुंच जाता है कासू। अपना घर का बाउंड्री पार करके वहां पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, पूरा तैश में बोलता है उसको, मदन को, दो हमको भी, हम भी लट्टू से खेलेंगे। मदन तो यह बात सुन रखा था कि हम, मेरे बारे में बोला था चोर गुंडा और डाकू बनेगा। इसको गुस्सा लगा हुआ था और पिटाई का गुस्सा। तो इसका गुस्सा जो है, गुस्सा कारण बोल दिया मदन, नहीं देंगे, जाओ जाओ अपने पिता, अपने बाप के गाड़ी से खेलो। इतना में क्या हुआ, कासूस का कलर पकड़ लिया, और कलर पकड़ लिया तो इतना देर में मदन भी उसका कलर पकड़ लिया। कासू एक फैट खींच करके मार दिया। मदन को भी गुस्सा आया, वो भी एक फैट खींच के मारा। मदन भी 4-5 साल का ही था। अब एक फैट मारा तो जब मदन मारा तो उसका 2 दांत टूट गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो इसका उत्तर होगा 2 दांत। 2 दांत तोड़ दिए। हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछे मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा कासू से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो कासू। उसके बाद सेन साहब की कितनी बेटियां थी, 5। सेन साहब के मोटर कार का क्या नाम था, अस्ट्रीमालैंड। सेन साहब अपने मोटर कार को कितने में खरीदे थे, 7,500 में। और खोखा कितने साल का था, तो 5 साल का। खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू। खोखा, और एक और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता क्या है, मदन एक फैट मार करके कासू का 2 दांत तोड़ देता है। और उस समय क्या होता है, जितने भी उसके दोस्त रहता है सब भाग जाता है और मदन रोता हुआ, कासू रोता हुआ अपने घर चला जाता है, अपने पिता के पास। अब जरा आप सोच सकते हैं, गाड़ी को छू लिया था तो गिरधर लाल को इतना डांट सुनना पड़ा था, अब तो उसके आंखों के तारा का दांत तोड़ दिया, तब क्या होगा उसका। तो होता क्या है, गया गिरधर लाल ऑफिस, बस उसको डांटता है, बोलता है गिरधर तुम कल से ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, और ले जाना अपना तनख्वाह और खाली कर देना मेरा क्वार्टर। ऐसा बोल दिया उसको। गिरधर लाल चुपचाप जा रहा था बेचारा, और ये बात पता चल गया मदन को कि उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। वो डर के कारण घर नहीं जा रहा था। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिर रहा था। अब छोटा सा बच्चा था, कितनी देर रहेगा बाहर में, तो रसोई घर में घुस गया वो, रसोई घर से। और रसोई घर में घुसा तो उसमें अंधेरा था, और अंधेरे में जब घुसा तो एक उसका पैर जो है लोटे से टकरा जाता और ठन 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 की आवाज सुनाई देने लगती है। सब जाग जाता, देखता है कौन है। उसके बाद जो है देखता है मदन, और मदन का तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है उसको देख करके कि क्या हो रहा है। अब तो पिटाई पड़ेगी पिता से। लेकिन इतने में क्या होता है, गिरधर लाल जो है, उसके पिताजी जो हैं, उसको गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं शाबाश बेटे, मैंने जो नहीं कर सका वो तूने कर दिया। उसको पीटने के बजाय अपनी छाती से लगा लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि गिरधर लाल को समझ में आ चुका था कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस कासू की है। यही कारण है कि उसे पीटने के बजाय अपनी छाती से लगा लेता है। और अगर इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, बिस्किट दांत कहानी के नायक कौन है, तो आप बोलिएगा मदन। क्योंकि नायक होने के लिए उसमें सच्चाई, ईमानदारी और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए, जो कि सिर्फ इसमें मदन में दिखाई पड़ता है।
और गिरधर लाल तो आप जान ही रहे, डरपोक स्वभाव का व्यक्ति था। और सेन साहब घमंडी स्वभाव का, कासू विषैला स्वभाव का। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। एक क्वेश्चन और, खोखा दो मामलों में अपवाद था। पहला तो जीवन के मामलों में और दूसरा घर के मामलों में। अपवाद मतलब सबसे अलग। कैसे अलग था? क्योंकि वह तब जाकर पैदा हुआ जब सेन साहब को कोई उम्मीद नहीं था, और दूसरा कि जब से जन्म लिया तो घर के सारे नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया था, तोड़ के रख दिया था पूरा। तो ये था हमारा दूसरा चैप्टर। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में दे देंगे और ऑब्जेक्टिव भी अगले वीडियो में रहेगा। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे अगले वीडियो देख सके और नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो का मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।